नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज जो टॉपिक करेंगे वो लॉन्गेविटी है। लॉन्गेविटी कैलकुलेशन सिंपल मेथड्स। सो इट इज विजिबल आप लोगों को? ऑडियो वीडियो ठीक है? हाँ मैम। दिख रहे हैं, ठीक है। स्लाइड शो हो रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि हर इंसान जो भी मतलब पृथ्वी पे जब पैदा होता है, चाहे वो जीव जंतु हो कोई भी हो, हर एक की एक लॉन्गेविटी है जो है। कोई भी अमर नहीं है सिवाय चिरंजीवी के, सब चिरंजीवी के। है ना? तो सब चिरंजीवी भी जो बोले गए हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो मृत्यु नहीं होगी है, वो है कि उनकी हजारों साल उम्र है, बस ये कह सकते हैं। तो अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है उसकी लॉन्गेविटी को कैसे कैलकुलेट करना है एस्ट्रोलॉजिकली, कई मेथड्स हैं। मतलब लॉन्गेविटी पे बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं, और एक अगर किसी इंसान की लॉन्गेविटी आपको कैलकुलेट करनी हो तो कम से कम 8-10 मेथड से आप चेक करते हो उसे। तो मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगी आज, क्योंकि जो जो आपको पहले बेसिक आने चाहिए। और इस कोर्स में दो ही हैं बेसिक, एक है नाड़ी मेथड और एक है जो जेमिनी ऋषि का दिया हुआ मेथड। और ये ऐसे मेथड है कि आप मैन्युअली भी कर सकते हो, और अगर सिंपल है तो बिल्कुल, मतलब आपको इसमें बहुत सारे फॉर्मूले और ईयर्स याद रखने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो ये दो मेथड से देखेंगे, और एक दो एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे। वैसे तो काफी सारे एग्जाम्पल मैंने डाले हैं, बट आज कितना हो पाता है देख लेते हैं। आज की क्लास में हो जाए तो अच्छा, नहीं तो एक क्लास और करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो आज हम ये देख लेते हैं। तो अब आप ये मान के चलो कि जन्म से ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि जन्म से ही मृत्यु भी डिसाइड हो जाती है, जन्म के साथ ही कितनी सांसें हमें लेनी है। इसीलिए डीप ब्रीथिंग और बड़ी सांस लेने को कहा जाता है, क्योंकि सांसें तो गिनी हुई है ना? आपकी जो ब्रीथिंग है वो गिनी हुई है। तो अगर आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो आप जल्दी जल्दी अपने उसको खत्म कर रहे हैं, और ऑब्वियसली फिर आपकी आयु जो ईयर्स में हम लोग देखते हैं वो कम हो जाएगी। है ना? और जितने भी दीर्घायु लोग हुए हैं, प्राणायाम जो पतंजलि अष्टांग योग में है, वो उसमें भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्राणायाम की जो बताई गई है, अनुलोम विलोम, ये सब आपको आयु बढ़ाने में मदद तो करती है ना? तो अब ये देख लेते हैं कि कैसे हमें देखना है। इसके पहले तो समझो टाइप्स क्या हैं। सद्योरिष्ट कुंडली में कुछ योग होते हैं, सद्योरिष्ट जिनको कहा जाता है। और इन योगों में बच्चे की आयु, जो बच्चा पैदा होता है, वो 0 से 1 ईयर होती है। कई बच्चे पैदा होते ही कुछ दिनों में डेथ हो जाती है। मेरी बड़ी सिस्टर के बेटा जो हुआ था, फर्स्ट चाइल्ड, हमारी जनरेशन इसमें फर्स्ट, वो 10 दिन का डेथ हो गई थी पैदा होती। और उसके बाद उनकी दो बेटियां हुई। ठीक है, तो वो सद्योरिष्ट में आता है कॉम्बिनेशन। और ये बालारिष्ट के जो कॉम्बिनेशन हैं, वो भी जो हम देखते हैं, तो बालारिष्ट तो 12 साल तक होता है, लेकिन बालारिष्ट का भी जो एक पहला पहला साल है ना, उसको सद्योरिष्ट में डाला गया है। वो एक्यूट कॉम्बिनेशन होते हैं कि पैदा होते ही डेथ हो जाती है बच्चे की। है ना? 2 महीना, 6 महीना, साल भर के अंदर। फिर 2 साल से, मतलब 1 साल से 12 साल मान लो, उसको जो है वो बालारिष्ट के कॉम्बिनेशन जितने भी हैं। और बालारिष्ट में वैसे तो सद्योरिष्ट में भी चंद्रमा को ध्यान में रख के लगन, और चंद्रमा चंद्रमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है बालारिष्ट में। तो उसके बड़े सारे कॉम्बिनेशन है, वो देखे जाते हैं। अगर वो कुंडली में है तो ऑब्वियसली आयु खंड आपका बहुत कम हो गया। आपने मार्कंडेय ऋषि की स्टोरी सुनी होगी, उनकी आयु भी 12 साल थी। क्योंकि जब जन्म से पहले उन्होंने तपस्या करी, तो भगवान ने बोला कि भाई आप, या तो आपको एक बच्चा होगा, तो वैसे तो योग ही नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको दूंगा भी तो वो 12 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। तो 12 साल में उन्होंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, और उनको पिता माता ने बता दिया था, तब उन्होंने भगवान शिव की भक्ति करी। और फिर मृत्युंजय मंत्र की स्थापना हुई। है ना? मृत्युंजय मंत्र करने से फाइनली भगवान शिव प्रकट हुए, और यमराज को उन्होंने हटा दिया और इनको आयु दे दी। तो इतना करने के लिए आप में उतनी शक्ति और इतनी साधना करनी पड़ेगी, अगर बाला ऋषि के बाद आपको लाइफ चाहिए। है ना? तो मृत्युंजय मंत्र को बहुत अच्छा माना गया। इवन जब छोटा बच्चा होता है और अगर उसको कोई कष्ट होता है, और भी कोई भी बीमार होता है, तब मृत्युंजय मंत्र करने से बहुत मदद मिलती है। आपकी आयु, हमारे जो पुरानी जो भृगु रीडिंग्स होती है ना, उसमें भी ये बोला गया है। जो आपने सुना होगा भृगु रीडिंग, जिसमें वो एक पत्ता निकालते हैं और उसमें आपका पूरा लिखा होता है भविष्य। है ना? उसमें भी अगर हाँ ये मैम।
सुना है आपने इस बात? नहीं, ये भृगु ज्योतिष तो मैंने कई लोगों का सुना है, वो रिकॉर्डिंग्स लेकर आते हैं, जयपुर में है कहीं पर, और वो कहते हैं पता नहीं कैसे सारी चीजें अगली पिछली निकाल के दे देते हैं मेरे को। हाँ, वो हम नहीं लोगों समझ ने भी आया। भृगु रीडिंग कराई है वहां पे, राजस्थान में होशियारपुर में तो खैर है ही, वैसे तो पूरे भारत में कहीं कहीं साउथ में हम्म। है। लेकिन हम लोगों ने तो हाँ राजस्थान में कराई थी भृगु रीडिंग एक बार, तो वहां मैंने हाँ कई रीडिंग देखी, राव सर के साथ हम लोग गए थे पहली बार। और उसके बाद मैं अपनी फैमिली हाँ। मेंबर्स के साथ भी गई थी, हस्बैंड और बच्चों के साथ। हम्म। तो उसमें रीडिंग्स में पत्ते में लिखा हुआ भी आता है कि इनकी आयु खंड अब पूरा हो हाँ, रहा है। पर ऐसा कैसे होता है, क्या चीज है ये? नहीं, वो उसका फॉर्मूला है कि वो आपका हाथ अच्छा देखते हैं अच्छा। और आपको अंगूठे से एक निशान लेते हैं, और वो एक्चुअली कैटेगरीज बनी होती है। हर एक के इंसान के अच्छा जो अच्छा। जो हैंड प्रिंट्स होते हैं ना, उससे वो उसका एक हाँ स्पेसिफिक उनकी गुप्त है, वो बताते नहीं है वो कैसे वो देखते हैं। और फिर उसके हिसाब से वो उसमें जोड़ घटा करके कुछ निकालते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर निकलता है, उस नंबर की फाइल निकालते हैं, फिर वो उस फाइल में वो लिखा अच्छा होता है भविष्य। ठीक है। लेकिन अच्छा। ऐसा नहीं कि वो 100% ठीक ही होता, उसमें भी कई बार गड़बड़ होती है, क्योंकि उसमें जो डिकोड करना ना संस्कृत का जो श्लोक, वो उसकी अपनी क्षमता पे है, वो पंडित कैसे पढ़ रहा है भृगु रीडर, है ना। तो कुछ अच्छे भृगु रीडर तो बहुत हम्म। अच्छी रीडिंग हम लोगों ने देखी है, बहुत करेक्ट, 100% करेक्ट। और शायद मैंने आप लोगों का शेयर भी करी हो एक दो रीडिंग, तो बहुत ही मार्वलस थी। और उसमें भी ये आता है, अगर आपका आयु खंड पूरा हो रहा है, तो अगर आप मृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, तो भगवान शिव की कृपा से 2 साल आयु आपको मिल जाएगी कम से कम, ऐसा बोला है उसमें, कई जगह मैंने सुना। और ये हम लोगों ने करके भी देखा। जैसे जहां जहां हम लोगों ने देखा प्रॉब्लम है, बहुत खराब दशाएं हैं, और आयु खंड पूरा हो रहा है, वहां पे हम लोगों ने, जिन लोगों ने भी किया मृत्युंजय मंत्र फैमिली में क्लोज लोगों ने, वो 2 साल 3 साल आयु उनकी बढ़ गई। लेकिन आयु खंड तो आपको पता होना चाहिए किसी का भी जो भी है। जब आप कुंडली निकालेंगे तो प्रिडिक्शन करने के वक्त आपको ये जरूर देखना है कि जो भी प्रिडिक्शन आप दे रहे हो वो उस आयु खंड तक जीत हो जाए कम से कम। जो आप, अगर आप बोल रहे हो कि 50 साल में आपका मकान बनेगा, और आयु उसकी 45 साल ही है, तो फायदा क्या हुआ उस प्रिडिक्शन का, है ना। फिर तो वो गलत हो जाएगी, वो तो पहले मृत्यु हो गई। तो इसीलिए पहले ये लॉन्गेविटी हमेशा बाद में से बढ़ाते हैं, क्योंकि लोग डर जाते हैं पहले ही ये सब देख के बहुत ज्यादा, फिर अपने फैमिली मेंबर की देखने लग जाते हैं आयु। और जब तक आपका ज्ञान प्रॉपर ना हो ज्योतिष का, जो बेसिक आपको, इसीलिए पहले 4 महीने का कोर्स, फिर अगला 4 महीने, और ये लॉन्गेविटी का तो डिटेल में 4 महीने का 6 महीने का अलग से भी कोर्स है। तो उसमें तो फिर बहुत सारे मेथड आपको दिखाए जाएंगे। तो अब आप लोगों का, क्योंकि ऑलरेडी 6-8 महीने हो गए सीखते हुए, तो अब आप लोगों का वो लेवल आ गया है कि अब आप थोड़ा सा ये आयु खंड के बारे में समझो, और कैसे हमें कैलकुलेट करना है। एटलीस्ट मोटा मोटा ब्रॉड आपको आइडिया हो जाएगा उस व्यक्ति के बारे में। ठीक है। तो अब यहाँ पे बाला ऋषि के कॉम्बिनेशन है, वो अलग से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और उस हिसाब से फिर आप दशा और फिर ट्रांसिट लगाएंगे। और अगर इसके ऊपर जाएं तो योगारिष्ट, यानी कि 12 से 20 साल की जिसकी आयु रहती है बच्चों की। मेरे को याद है, मेरे एक कलीग थे यार, जब मैं आईटी दिल्ली में जॉब कर रही थी, तो उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। और उनका जो छोटा बेटा था वो 20 साल का था जब वो ड्राइव कर रहा था बाइक पे, और उसकी एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई। बहुत ज्यादा केसेस में हम लोगों ने ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल है। इनफैक्ट मेरा बेटा जब फर्स्ट ईयर में आया कॉलेज में, 18 साल का, वो अहमदाबाद में पढ़ रहा था, तो उसका जो रूममेट था, आप सोचो, उसका जो रूममेट था हॉस्टल में, कॉलेज में, उसकी उसकी मेरे बेटे की आंखों के सामने एक्सीडेंट हुआ, और उसकी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। 18-19 साल की उम्र थी उस समय उसकी, और इकलौता बेटा था वो भी। तो वो बहुत सेटबैक सा था, लगता है बच्चों को शॉक भी लगा। और ये देखने के बाद मेरे बेटे ने कहा मुझे बाइक लेनी नहीं है। पहले वो जिद करता था, और हम लोग उसको नहीं देते थे कि नहीं अभी नहीं, 2-3 साल बाद 21 साल के हो जाओगे तब दिलाएंगे। तो कई बच्चों की आयु 20 साल, 18-19 साल, ये ईयर्स कई सारे, क्योंकि अगर वो योगा रिश कॉम्बिनेशन है तो आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा उस आयु खंड में दशाएं कौन सी हैं, और फिर दशा भी मैं आपको बताऊंगी कैसे वो, कौन सी दशा डेथ देती है, कौन से कॉम्बिनेशन फाइनली, है ना। फिर इसके बाद 20 साल भी क्रॉस हो गया, अब आपका आप आ गए हैं अल्पायु खंड में, जो कि कई लोग 32 साल मानते हैं, कोई 33 मानता है, कोई लोग अल्पायु खंड को 37-39 तक भी मानते हैं। और अब यहाँ पे भी एक मेरे को एग्जांपल याद है, मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड थे की एज थी
और उनकी डेथ भी एक्सीडेंट में हो गई थी। और इनफैक्ट वो 2-3 बार कुंडली दिखाने को बोल भी चुके थे, और मैंने भी बोला आप डेटा दे दो, मैं बना के देख लूंगी। और जिस दिन उनकी डेथ हुई उससे एक दिन पहले ही वो मिलने आए थे और बोल के गए अभी तो मैं जा रहा हूँ, दिल्ली से बाहर पोस्टिंग थी उनकी, दिल्ली में फैमिली थी, और दिल्ली से बाहर उनकी पोस्टिंग हो गई थी, पंजाब में गई। तो वो लोग अपने हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चे छोटे, 1 साल का शायद छोटा बेटा था और बड़ा शायद 4-5 साल का था। और वाइफ भी उनकी उस समय मेरे से सिर्फ 6 महीने बड़ी है उनकी वाइफ। और एक्सीडेंट में हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ को भी चोटें आई, बच्चों को भी चोटें आई। तो 30 से सब ईयर्स भी बहुत सारे फिर जब आपकी कॉम्बिनेशन कुंडली में होंगे, तो डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंट्स में ये सब डेथ्स आपको, ये सब कॉम्बिनेशन एक्सीडेंट्स वाली कुंडलियां जहाँ होती है वहां मिलते हैं। और मैंने शायद आपको एक केस अपने फैमिली डॉक्टर का भी शेयर किया था जिनके बेटे की 27 ईयर्स में डेथ हो गई थी। तो वो कुछ स्टैटिक कॉम्बिनेशन हैं, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो 100-200 कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको शास्त्रों में। और वो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन याद रखना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन जब आप कुछ ऐसा देखो कॉम्बिनेशन कुंडली में तो आप रेफर करो। और वो कॉम्बिनेशन उस बच्चे की कुंडली में भी था, 27 ईयर में जिसकी डेथ हुई। तो ऐसे भी हमारे शास्त्र में कॉम्बिनेशन है कि इस उम्र, इस आयु के इस साल में आपकी मृत्यु का योग है, ऐसे भी बिल्कुल बता देते हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर ये भी क्रॉस हो गया तो अब आप मध्यम आयु खंड में आ जाएंगे। 33 से 39 साल की उम्र से शुरू होता है, और मैक्सिमम इसको 69 ईयर्स माना, कि कोई लोग 65 मानते हैं, कोई 64 मानते हैं, बट मध्यम आयु खंड में ये आता है। और इंदिरा गांधी जी की डेथ 66.11 मंथ्स में हुई। कई लोग हैं जो मध्यम आयु खंड है, तो जनरली ये साल भी लास्ट के जो होते हैं ना बड़े क्रुशियल हो जाते हैं। अब पूर्ण आयु खंड अगर आपने 69 क्रॉस कर लिया, मेरे फादर की डेथ भी 68 ईयर्स में हुई है ना, तो अब वो मध्यम आयु पार ही नहीं कर पाए, हार्ट अटैक से डेथ हो गई। इसके बाद पूर्ण आयु खंड में जब आप आ गए 69+, अब जो शुरू हुआ, अब आप ऑलरेडी पूर्ण आयु खंड में। अब यहाँ पे मैटर करेगा कि व्यक्ति अपना ख्याल कितना रख रहा है, क्योंकि आफ्टर सीनियर सिटीजन बनने के बाद एक 10 साल होने वाले हैं आपकी रिटायरमेंट को भी, आप ऑफिस भी नहीं जा रहे, काम भी नहीं कर रहे, रिटायर्ड है। तो अब अगर मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, आप डिप्रेशन में रह रहे हो, फ्रेंड्स नहीं है, अपनी मेडिसिन वगैरह भी ठीक से नहीं ले रहे, जो भी आपकी लाइफस्टाइल डिजीज आजकल हो जाती है सभी को, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर, तो फिर यहाँ पे भी फिर 69 to 100 में अब ये डिपेंड करेगा आप कितनी केयर कर रहे हो अपनी, और आपकी फैमिली आपकी कितनी केयर कर रही है। जैसे हमारे गुरुजी इस समय 94 ईयर्स के हैं, तो अभी उन वो लास्ट पिछले महीने पूरा 10-12 दिन वो आईसीयू में रह के आए, और वाटर उनके लंग्स में फंस गया था, और पानी निकाला है ना। तो बिकॉज 30 उनके साथ 24 घंटे एक अटेंडेंट नर्स रहता है, मेल नर्स, और घर में फैमिली भी ध्यान रखती है, और वो अपना ध्यान खुद भी रखती है, जबकि वो भी डायबिटिक है, शुगर है, हियरिंग एड लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, दांत भी कम। लेकिन ठीक है, साथ में वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यो उनके जो विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच प्रतिदिन उनका लगातार चलता रहता है। तो वो मेंटली भी बिजी रखते हैं अपने आप को, 6-7 न्यूज़पेपर अभी भी पढ़ते हैं, है ना, और स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं। तो इस तरह से जो लोग अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रख लेते हैं उनकी आयु बढ़ती जाती है, तो वो 100 तक पहुंच सकते हैं। उनकी कुंडली में कॉम्बिनेशन भी है शतायु होने का, है ना, तो वो 100 साल जिनकी उम्र का योगा है तो वो किसी तरह मैनेज हो जाएगा। है ना, आपने देखा होगा कहीं ना 90 साल किसी की उम्र है ना, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इसके बाद अगर 100 भी क्रॉस हो गई तो काफी बहुत कम लोग हैं जो अमृत आयु खंड में आते हैं, और ये बहुत रेयर मैम लोग। उनका मोटिवेशन क्या होता है जीने का 100 तक? मोटिवेशन जिनका, क्या होता है उनका? क्या बोल रहे हो? जैसे गुरुजी हैं या ऐसे लोग जो 100 तक जीते, उनका मोटिवेशन क्या रहता है लाइफ में कि भाई मैं वही जिया बता रही जाए हूँ, हम इतना? लोगों ने रिसर्च करी थी राव सर के अंडर लॉन्गेविटी पे, तो राव सर ने हमें जितने 90+ लोग थे उनकी कुंडलियां दी, बहुत सारे लोग, उसमें बड़े सारे महात्मा थे, कुछ पॉलिटिशियन भी थे, जैसे आपने शायद सुना होगा ज्योति बसु, सुना होगा, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे, 92-93 की एज, है ना। ऐसे ये प्रणब मुखर्जी, है ना, 90 ऑलमोस्ट पहुंच गए, और बड़े सारे ऐसे लोग। तो राव सर ने यही बोला कि जो लोग आफ्टर रिटायरमेंट, लाइक मतलब 60 के बाद जो सीनियर सिटीजन की एज हम्म। पोटेंशियल है, उसके बाद जो लोग अपने आप को मेंटली बिजी रखते हैं, मतलब दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन सम वर्क, है ना। फिजिकल तो हेल्थ, मेडिकल मेडिसिन से आप किसी तरह मैनेज कर लोगे, खाना पीना ठीक खा रहे हो, दवाइयां अपनी टाइम से ले रहे हो, लेकिन मेंटल हेल्थ अच्छी होनी जरूरी है। और जब उनको ये फील गुड आता है कि हाँ हमें लोग पूछ रहे हैं, है ना, पीपल, हम उनके लिए यूजफुल है। जैसे अब मोदी जी हैं, कल उनका बर्थडे है, 75 के हो जाएंगे,
है ना, 18-20 घंटे काम कर रहे हैं। तो वो मोटिवेशन अगर कोई अपने अंदर पैदा कर ले, और उसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच करना, भगवान का नाम लेना, भगवान का भक्त होना, दया करना, दान करना, ये सब चीजें आपको अच्छा इंसान जब बनाएंगी, तो आप, और आपके पास एक लक्ष्य होगा कुछ काम करने के लिए, तो आपकी एज जो है ये कह सकते हैं, बिकॉज मन के हारे हारे मन के जीते जीते, है ना। मेरी मदर इन लॉ 85 ईयर्स की है ना, वो हमेशा बिजी रहती हैं, हमेशा वो अगर न्यूज भी देखेंगी तो प्रॉपर एक्टिवली देखेंगी, और कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं इस उम्र में भी, है ना। तो जबकि सर्वेंट है चार चार घर में, तभी वो खाने की कोई कोई स्पेशल डिशेज वगैरह सब बनाते। तो अपने आप को जो आपकी फेवरेट आपकी हॉबी है, या आपका जो भी इंटरेस्ट है, जैसे मेरे को एस्ट्रोलॉजी पसंद है, या गुरु जी राव सर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, तो वो उसमें अगर आप खुश रखोगे, अपने को खुश रखना बड़ा जरूरी है। तो जो पूर्ण आयु खंड है वहां पे वो लोग ही आगे तक जाते हैं, सरवाइव करते हैं, जो अपने आप को क्रिएटिवली बिजी रखते हैं, खुश रहते हैं, और ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट और फाइनेंशियली अगर वो साउंड है, मतलब पेंशन आ रही है, ठीक है, सब है, तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सब लोग फिर उसमें आयु बढ़ जाती है। अब ये जो खंड है ना 69+, और इवन दूसरे भी एज के खंड जो है, इन सभी में आप ये देखोगे, अगर किसी की उम्र मध्यम आयु खंड निकलेगी, मैं भी आपको मेथड बताऊंगी, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति अपना ध्यान ही नहीं रख रहा, अब वो रोज हाई फैट कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट ले रहा है, 35 साल का है वो, अब उसकी आयु तो चलो मान लो उसकी आयु है 65 साल, लेकिन वो अपना ख्याल नहीं रखेगा और डिप्रेस रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, तो वो 50 साल में डेथ हो जाएगी फिर वो, क्योंकि वो मध्यम आयु खंड तो 35 to 65 अगर चल रहा है, तो उसमें वो आपके हाथ में है। आप अपने एफर्ट्स और प्रॉपर जो डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए वो रखोगे, तो आपकी आयु का एक्सट्रीम एंड तक आप जा सकते हो, लाइक ये 69 तक पहुंच सकते हो अगर मध्यम आयु खंड है। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो 35, 37, 39 में डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को, जब देश काल पात्र देखोगे, तो उस व्यक्ति को आप देखो जो पूछ रहा है, उसका क्या फिजिक है, अगर वो मोटापा है, वो अपनी दवाइयां ठीक से नहीं ले रहा, वो अपना नौकरी भी नहीं कर रहा, वो उसको जैसी टेम्परेरी जॉब कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता अगर वो डिसिप्लिन में नहीं रह सकता, है ना। तो सेकंड हाउस में आ जाता है डिसिप्लिन को देखने के लिए। ठीक है, इसके बाद अमित आयु खंड के कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होते हैं, 100 के ऊपर 128 साल भगवान कृष्ण के लिए बोला गया कि वो 128 साल जिए थे, है ना। तो 108, अब हमारा जो विंशोत्तरी दशा आपने पढ़ी वो 120 साल की होती है। वो इसीलिए है कि जनरली कलयुग में कोई 120 साल भी जी जाएगा तो समझो वो शरायु वाले खंड में आ गया, शरायु, है ना, 120। और आप लोगों को पता है जापान सबसे ओल्डेस्ट नेशन है दुनिया का, दुनिया की कंट्री, वहां आम एज, एवरेज एज 80-85 है, 90 साल, 100 साल, सबसे ज्यादा लोग जो अमित आयु खंड वाले हैं वो जापान में मिलते हैं। जनरली वहां सब दादा दादी परदादा, 100-100 ईयर्स वाले लोग हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। इस तरह से हमें पहले तो मोटा मोटा ये देख लेना है। ठीक है, इसके बाद अब हम मेथड सीखेंगे, कौन कौन से मेथड है। पहला मेथड मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, कुंडली में आपको देखना है आपका जुपिटर, क्योंकि जीव का कारक है, नेटल जुपिटर पे नजर डालिए। पहले तो इसे स्ट्रांग होना जरूरी है, अपनी राशि में हो, उच्च का हो। अब गुरु जी राव सर की कुंडली में जुपिटर एक्सॉल्टेड है ना, और या फिर धनु का हो या मीन का हो, है ना। उसके बाद फिर उस पर कोई पीड़ा ना हो, कोई अशुभ प्रभाव ना हो, कोई अशुभ ग्रह ना दिख रहा हो, या गज केसरी होगा, मतलब जो भी है जुपिटर स्ट्रांग है तो समझिए कम से कम आयु तो है अच्छी। इसके बाद अब आपको मोटा मोटा गिनना है, जो उसमें क्या किया जाता है जुपिटर से, मैं भी आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी। यहां से नंबर ऑफ हाउसेस देखने हैं, कितने हाउसेस ठीक है, गुड एंड अनअफ्लिक्टेड हैं। जो जो घर, जैसे मान लो जुपिटर, सपोज मान लो अगर मेष में भी बैठा है, पहले चलो लगन में ही बैठा है जुपिटर मेष में, तो अब अगर सेकंड हाउस टॉरस में कोई अफ्लिक्शन नहीं है, तो वो हर घर के 12 साल आपने गिनने हैं। पहला घर जहां जुपिटर बैठा है, क्योंकि जुपिटर 12 साल में 12 राशियां कवर करता है, तो जो उसका पहला घर है अगर वो स्ट्रांग है तो पहले 12 साल अच्छे हो गए, बच्चे के पहले 12 साल ही अच्छे हो गए अगर जुपिटर अच्छा है। अदरवाइज वो बीमार रहेगा कहीं ना कहीं कुछ कुछ, है ना। फिर दूसरा घर देख लिया वो अच्छा है तो 24 पूरे हो गए, फिर तीसरा घर भी ठीक है, वहां भी कोई अफ्लिक्शन नहीं, 36 हो गए, चौथा घर 48 हो गए, पांचवें घर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जुपिटर से, तो 60 साल तो ठीक ठाक निकल जाएंगे।
फिर छठे घर में प्रॉब्लम आ रही है, अब अफ्लिक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब 60+ होते ही 72 तक की एज तक कुछ ना कुछ, मतलब 12×5 = 60, तो 60+12 उसमें प्रॉब्लम आएगी। ये एक पहले तो मोटा मोटा आपने ये देख लेना, इसको मैं भी एग्जांपल में बताऊंगी। इसके बाद आपको ये देखना है लगना लॉर्ड, लगन की स्ट्रेंथ, 8th हाउस 8th लॉर्ड की स्ट्रेंथ, और तीसरा है भाकारक शनि। शनि कारक है लॉन्गेविटी का। अगर शनि भी स्ट्रांग है कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु खंड या पूर्ण आयु खंड में आ जाएगा। ये तीनों अच्छे हैं। तो अगर इन तीनों में से एक जरा खराब है, ठीक है, लगन लगना लॉर्ड ठीक है, लेकिन 8th हाउस में प्रॉब्लम है, 8th हाउस में कोई मेलेफिक है या 8th लॉर्ड प्रॉब्लम में बैठा है, तो एक खराब हो गया, और शनि भी ठीक बैठा है, तो दो ठीक है मतलब। तो उस केस में मध्यम आयु खंड हम ले लेंगे, मॉडरेट सेंथ, और वो हम मोटा मोटा कैलकुलेट करेंगे मध्यम आयु। और फिर जब तीनों अफ्लिक्शन में आएंगे, तो उसका मतलब तो व्यक्ति जो है वो अल्पायु खंड में है। और फिर अल्पायु खंड में हमें सारे कॉम्बिनेशन बालारिष्ट के, सद्योरिष्ट के, वो सब हमें चेक करने हैं। तो ये मोटा सा मेथड है, मैं अभी आपको एक एग्जांपल में बताती हूँ इंदिरा गांधी जी के केस में। पहला मेथड सीख लो, इसके बाद मैं आपको जेमिनी मेथड सिखाऊंगी। जेमिनी मेथड से और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलो आप बताओ, अब इनकी कुंडली कर्क लगन की है, तो पहले तो जुपिटर देखो, जुपिटर कैसा बैठा है, कैसा लग रहा है आपको, बोलिए। मैम जुपिटर तो मैत्री साइन में है, फ्रेंडली साइन में है, और पर रेट्रो है मैम, और रोहिणी नक्षत्र में है, मूल के नक्षत्र। जुपिटर को शनि मंगल और राहु केतु देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे। प्रसाद और बस नहीं ठीक है, दिख रहा मैम। नहीं देख रहे। दो मित्र, सूर्य दिख मतलब रहा सन देख रहा है, सन तो मित्र ही है, हम्म अच्छा है ना। और मरकरी ठीक है, मरकरी न्यूट्रल रहता है, मरकरी ज्यादा वो नहीं देता। और ये वीनस की राशि में, जो कि हम्म। बहुत फ्रेंडली तो नहीं है, वीनस तो इसका एनिमिकल हो हाँ जाता है, अच्छा। और ये वक्री है। हम्म तो अब ये हमें समझ हम्म में आ गया, जुपिटर एक मॉडरेट स्ट्रेंथ वाला है ना, क्योंकि हम्म बहुत कोई नेगेटिव अफ्लिक्शन नहीं है कि शनि देख रहा हो, मंगल देख रहा हो, राहु केतु हो, है ना। ये तीन तो समझ में आ गए। राशि भी मॉडरेट ही मानेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है कि शनि मंगल की राशि या नीच का जुपिटर नहीं है ना। तो ये मॉडरेट स्ट्रेंथ हो गई। अब यहां से अब हम शुरू करेंगे गिनना हाउसेस। ठीक है। पहला घर है, ये 12 साल पूरे हुए। दूसरे घर में यहाँ हमने देखा है, यहाँ राहु केतु आ गए, और यहाँ वीनस भी देख रहा है, मरकरी की राशि बढ़ी है। तो अब ये 12 से 24 साल वाला जो खंड है, यहाँ पे इनकी हेल्थ इश्यूज इनको भी आए होंगे। लेकिन आयु है कि नहीं वो भी हम देखेंगे अभी, है ना। अभी अभी हम पहले सिर्फ हम्म घर को चेक कर रहे हैं। तीसरे घर में आएंगे तो ये हम्म लगन की राशि आ गई, और लगन कर्क, लगन का स्वामी कर्क को अपने को देख रहा है, तो चंद्रमा अपने घर को हम्म स्ट्रेंथ दे रहा है। ठीक है, 8th लॉर्ड आ गया, हम्म तो अफ्लिक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे भी पूर्ण आयु खंड तो हमें नहीं समझ में आता, यहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम है इस घर में। यहाँ पे भी 24 से 36 साल की उम्र की जो आयु खंड इनका आया होगा, वहां इनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहे होंगे। बच्चे, इनकी शादी हम्म 25 में हुई थी, फिर दो बच्चे हुए हैं, है ना, तो ऑब्वियसली कुछ कुछ इश्यू रहे होंगे। अब चौथे घर में आ रहे हैं। अब ये मित्र राशि का घर है, लियो राशि, जुपिटर के लिए, हम्म और मंगल भी इसके लिए फ्रेंडली है। हम्म तो ये खंड अच्छा रहा, 36 से 48 इनके लिए ठीक रहा होगा। अब पांच, यहाँ पांचवा घर पे आए, पांचवा घर यानी 48 से 60 जाना है। तो अब यहाँ पे इसको जुपिटर ही देख रहा है। तो जनरली जुपिटर से पांचवा घर अगर अफ्लिक्शन में नहीं है, वैसे तो यहाँ शनि भी देख रहा है, और कोई अफ्लिक्शन हम्म, नहीं है, तो ये प्रोटेक्ट करेगा जिस भी घर को जुपिटर देख रहा है, तो ये घर भी प्रोटेक्शन में आ ठीक है। गया। तो यहाँ भी मृत्यु हम्म नहीं होने के चांस है। अब यहाँ देखो, नेक्स्ट ईयर, तो 12×5 = 60 हो गया। हम्म अब ये वीनस की राशि है यहाँ पर, और इसका स्वामी अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे कोई अफ्लिक्शन नहीं है, कोई ग्रह नहीं दिख रहा, लेकिन इसका जो स्वामी है वो छठे घर में चला गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा है कि ये राहु के साथ छठे घर में हो गया, और कोई और शुभ ग्रह नहीं दिख रहा, तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी हमने ये मोटा मोटा देखा कि ये वाला 60 to 72 वाले में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये 72 ईयर्स क्रॉस कर लेंगी विद मेडिसिन, या अपनी मतलब कर लेती है अगर, कि बिकॉज ऑफ ऑल अच्छे सब प्रॉपर प्रोसीजर्स अपना के, तो ये वाला साल इनके लिए और अच्छा, फिर 84 आराम से क्लियर हो जाता, क्योंकि यहाँ पे तो कोई अफ्लिक्शन ही नहीं है। मंगल अपने घर को देख रहा है, इस राशि का स्वामी, सन और मरकरी मित्र बैठे हैं, और जुपिटर भी देख रहा है। लेकिन उनको तो मार दिया गया था, शी वाज असैसिनेटेड, है ना, कॉन्स्पिरेसी हुई, और उनका आयु खंड भी कम था, और वो अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई डिस्पाइट ऑफ प्राइम मिनिस्टर।
आप सोचो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी, दैट हाँ। सिक्योरिटी, कमांडोज, सब चीजें। लेकिन ठीक है, वो नहीं कर पाई। और ऑब्वियसली आयु खंड तो ये डाई थी हो ही रहा था उनके लिए, क्योंकि ये शत्रु राशि के में यहाँ पे गोचर होता 12 साल का जो था। और उसका स्वामी भी राहु के साथ कॉन्स्पिरेसी के घर में, छठे घर में आ गया। तो ये मोटा मोटा हमने अभी नहीं देखा है। अगर मान लो, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे इनको जाना है, क्योंकि ये वाला बहुत अच्छा नहीं है ये घर, है ना। तुला राशि इसके लिए 6-8 हो गया, जुपिटर यहाँ से 8वें में बैठा है, तो ये वाला घर इनको, ये वाला जो आयु खंड है ठीक नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे आप याद रखो, 12 साल का जुपिटर का गोचर होता है। तो 12-12 हम गिन रहे हैं, तो जब 60 पूरे हो गए, तो 12 साल में देखो जुपिटर यहाँ पे था पहले साल, दूसरे साल यहाँ, तीसरे साल यहाँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 यहाँ पूरे हो गए। 13वां साल में फिर से जुपिटर आ गया, और 13वें साल में हमारा बेस क्या है, ये वाला घर है। तो 12 हाँ। पचे 60 हुए, तो 60 पे जुपिटर यहाँ आ गया वापिस, है ना। हर 12 साल पे जुपिटर अपने नेटल पे आ जाता है, ये तो आपको पता है ना। हर 12 साल में जुपिटर अपनी नेटल जुपिटर पे आ जाता है ना। और सैटर्न हर 30 साल में अपने राशि पे आता है, ये भी आपको पता है। शतपति जो वो कहते हैं, जो 60 साल पे, जनरली साउथ में तो पूजा भी होती है जब 60 इयर्स के होते हैं। तो शनि के 2 चक्र पूरे हो जाते हैं और बृहस्पति के 5 चक्र पूरे हो जाते हैं। तो आपको पता है, ये बात भी आप नोट कर लो, कि जब 60 इयर्स से 1 साल पहले और 60 इयर्स के 1 साल बाद, ये जो समय होता है, ये होता है बहुत ज्यादा, या तो आपको वो फेमस कर देगा, या आपको स्कैंडल में फंसा के डिफेमस कर देगा। वो साल इसलिए सेंसिटिव है, जो 59 to 61 वाला ईयर्स खंड जो माना जाता है, क्योंकि यहाँ शनि के 2 चक्र पूरे होते हैं और बृहस्पति के 5 चक्र। और ये समय शनि बृहस्पति आपकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 60 इयर्स का तो वैसे भी मानना है, इसीलिए कई लोग 59 में डेथ होती है। मुझे याद है, एक हमारे बैंक के एक कलीग थे, उनकी जिस दिन फेयरवेल थी, 60th ईयर जो होता है, मतलब जिस जिस रिटायरमेंट कैसे होती है बैंक में, जिस महीने में आपका बर्थडे होता है उस महीने की लास्ट डे को आपका फेयरवेल पार्टी रखी जाती है। मान लीजिए उनका 5 तारीख को बर्थडे है, तो अभी जैसे सितंबर चल रहा है, तो 30 सितंबर को, 5 सितंबर है बर्थडे, तो 30 सितंबर को 60 के, क्योंकि 5 सितंबर को वो हो गए, तो उनको उस दिन रिटायरमेंट दिए गए। तो जिस दिन उनकी रिटायरमेंट थी, उसी दिन फेयरवेल में स्पीच देते देते वो हार्ट अटैक हो गया, और वहीं टेबल पे ऐसे सर नीचे करके गिर गए, डेथ हो गई। अभी ये देख ये तो लीजिए। बड़ा हाँ, मतलब, सही। क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं, रिटायरमेंट के बाद हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आराम कर लेंगे, हम हेल्थ का ख्याल रख लेंगे, हम्म। अभी तो हम काम कर लें, अभी तो हम ये खत्म कर लें। अच्छा, मकान बना रहे हैं, मकान बनाने के बाद आराम करेंगे। अरे, मकान बनाने में आपने ये तो देखा ही नहीं कि आपकी आयु खंड भी पूरा हो रहा है, आपने ध्यान नहीं रखा, और फाइनली आप उस मकान में रह भी नहीं पाए। ऐसे भी एक केस मिला मुझे। इनफैक्ट राव सर की जो छोटे भाई की वाइफ है, विजी आंटी, उनके जो भाई है ना, उनके साथ यही हुआ था कि वो मकान बनाने में लगे रहे, और इतनी खराब कर ली कि जिस दिन मतलब मकान बना, उसके अगले दिन से वो पैरालिटिक हो गए, मतलब बेड पे ही है जब। तो आप तो मकान भोग भी नहीं पाए, मकान में रह रहे हो लेकिन मेडिकल बेड रिटर्न हो। मतलब दिस इज सो सैड। लोग पैसा कमाने के लिए, या अपने को फेमस, या जो भी उनका काम है, काम करना है जरूरी, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इतना नहीं करना अपने को टैक्स, कि आप अपनी हेल्थ को इतना ज्यादा निग्लेक्ट करोगे। तो ऐसा भी देखा गया है जनरली, जब आयु खंड वो चल रहा हो, मध्यम आयु खंड में कोई है ना, और वो रिटायरमेंट का सोच के कि अब मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो उसी दिन डेथ हो रही है। और खैर, वो तो खैर आयु खंड सबका अलग है। तो ये पहले तो आपको ये सब देख लेना है, ठीक है, मोटा मोटा। ये इसको हमने इसमें जब देखा कि ये 60 पूरा कर लेंगी, 5 12 पंजे 60, 5 घर फिर भी ठीक हो रहे हैं। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर की बेटी है, अब फाइनेंशियल कोई वो क्रंच नहीं है, हेल्थ के लिए खाने पीने की हर सुविधा है। और ऑब्वियसली बाद में तो वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गई थी 66 में, 1966 में। तो एक अच्छी पोजीशन पे भी थी। तो ये सब मैनेज हो रहा है ना। लेकिन उनके शत्रु बहुत होंगे, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज हाई पोस्ट है। तो उस हिसाब से आपको देश काल पात्र को ध्यान में रख के देखना है। ये हमने एक मेथड किया, अब मैं दूसरा मेथड बताऊंगी, इसी को हम फिर से कैलकुलेट करेंगे इस कुंडली पे। और उसके बाद दशा के सीक्वेंस हमने समझना है कि कौन सी दशा देने वाली है।
इसके बाद फिर ट्रांसिट लगाएंगे, फिर फाइनली आपको एक व्यक्ति के बारे में पता चलेगा कि हाँ ये इतने समय तक आयु इसकी है। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं मैम, ठीक है। चलो, तो ये हमने एक बस समझा कि जुपिटर से आपने काउंट करने हैं हाउसेस, और हर घर जुपिटर का एक एक घर देखते जाना है कि, और जो जहां अफ्लिक्शन ज्यादा होगा उसी आयु खंड में उनको प्रॉब्लम होंगी। मतलब फिजिकल एलिमेंट, एक्सीडेंट, वो सब हो सकते हैं, लेकिन अगर उनकी आयु है और अभी दशा भी ऐसी नहीं है, ट्रांसिट भी इतना खराब नहीं है, तो वो जी जाएंगी, है ना। और अगर वो आयु खंड वो पूरा हो रहा है, दशा भी खराब है, तो उस आयु खंड में फिर उनकी डेथ होने गई है। चलिए, ये यहाँ पे हो गया। ये इनका एसेसिनेशन डे का ट्रांजिट चार्ट भी मैंने इधर डाला है, और देख लीजिए जब इनकी डेथ हुई तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अफ्लिक्शन है। चलो हम इस पे वापस आएंगे बाद में, पहले आप जेमिनी मेथड समझो। एक नाड़ी प्रिंसिपल से मोटा हम्म, मोटा पहले आपने समझ लेना। ये बड़ा अच्छा मेथड है जेमिनी मेथड, ऑलमोस्ट 80% सही रिजल्ट आते हैं। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है तीन पैरामीटर, तीन सेट्स ऑफ पैरामीटर आपको याद रखने हैं। मतलब इसमें एक एक सेट में दो दो चीजें देखनी है। पहला सेट है लग्ना लॉर्ड एंड एट्स लॉर्ड, इनकी राशियां आपने देखनी है, लग्ना लॉर्ड कहाँ बैठा है और एट्स लॉर्ड कहाँ बैठा है। ठीक है, लगन कुंडली से ही देखना है। दूसरा आपको देखना है लग्ना राशि एंड चंद्र राशि, ये दोनों राशियों को देखना है, इनके वो नोट करने, मूवेबल है, फिक्स्ड है या डुअल है, ये तीनों, ये दोनों नोट कर लीजिए। और थर्ड पैरामीटर है लग्ना एंड होरा लग्ना, इन दोनों की राशियां आपने नोट करनी है। और ये होरा लगन चार्ट से आप देख सकते हो, लग्न कुंडली देखेंगे और होरा लगन जो बनाते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेंगे। अब आपने देखना है, ये अब आपको दिखा रही हूं मैं फाइनल जो प्रिंसिपल है। अगर दोनों लग्ना लॉर्ड एट्थ लॉर्ड जो हमने पहला उसमें लिखा था, दोनों अगर मूवेबल राशियों में है, यानी सेम राशि जब जब आएगी, है ना, तब यहाँ पे ये पूर्ण आयु खंड मिलेगा। अगर दोनों मूवेबल, जैसे इंदिरा गांधी जी के केस में आपने देखा कि वो कर्क राशि का जन्म है, कर्क में ही शनि बैठा है, और एट्थ लॉर्ड जो है वो हम्म, भी शनि है, वो चलिए। मतलब वो लगन में शनि है और मकर में चंद्रमा है, दोनों मूवेबल में है ना, मकर, तो हाँ, पूर्ण वो आयु बदल, खंड आ हाँ। रहा है। ठीक है, अभी दूसरा देखना है लग्ना लॉर्ड एट्थ लॉर्ड। अगर सपोज मान लो, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया अभी नहीं का, तो वो पूर्ण में आ रहा है। अगर ये दोनों सपोज फिक्स साइन में होते दोनों, तो क्या होगा, अल्पायु खंड। मकर, हाँ, अल्पायु, फिक्स साइन के लिए अल्पायु। और तीसरा कॉम्बिनेशन, हम्म, अगर दोनों अगर डुअल साइन में होंगे, 3 6 9 12 हम्म, जो हमारी राशि, तो मध्यम आयु खंड आ जाता है। तो ये तो जब दोनों सेम आ रहे हैं हमारे, जब हमने देखा ये दोनों पेयर जो अभी हम लोगों ने नोट करे पैरामीटर, अब इनमें से कोई एक चेंज भी हो सकता है। तो अब ये याद रखो, वन इज फिक्स्ड, अदर इज डुअल। एक फिक्स्ड है, दूसरा डुअल है, तो उस केस में पूर्ण आयु खंड लेना है आपने। एक मूवेबल है, दूसरा डुअल है, तो अल्पायु शॉर्ट आयु लेना है अपने, अल्पायु खंड। और एक मूवेबल है, दूसरा फिक्स्ड है, तो मध्यम आयु खंड है। अब आप बोलोगे मैडम याद कैसे करेंगे इसको, ये याद कर लोगे बताओ, कर पाओगे याद? मैम कैसे होगा वही सोच रहे हैं यार। याद करना अब मैं पड़ेगा। आपको मैम बताती ये हूँ। आपने पहले जब बेसिक में स्क्रीनशॉट शेयर किया था, तब हम्म, इससे किया था हमने, 2 3 प्रैक्टिस किए थे इस हम्म, प्रिंसिपल से। हम्म, हाँ। हाँ, हम्म। ना हम लोग अपनी घर वालों की देख रहे हैं, सबकी बैठ हाँ, करके। ये इसीलिए बताया नहीं किसी को कराते, भी नहीं ये सब लोग अपने घर वालों की सबसे पहले देखते हैं, मैम, जबकि मैंने वो बताया किसी को भी नहीं था, नहीं तो मैंने कहा सारे लोग पीटेंगे पकड़ के कि नहीं नहीं नहीं, ठीक इसीलिए है। नहीं करना ये, क्योंकि आपको पूर्ण नॉलेज नहीं है अभी लॉन्ग वीडियो, ऐसे तो डर जाओगे, फिर किसी का गलत ऐसे निकलेगा, कम आ गई तो कोई बात नहीं। ये अब आप इसको कैसे याद रखना है, ये याद रखो जितने भी मूवेबल साइन है ना, मूवेबल साइन को आप मान के चलो 100, मूवेबल का ओके। एक ठीक है। नंबर दे दो, 100 ईयर्स। ठीक है, फिक्स को आप 33 दे दो, फिक्स को अल्पायु वाले को, और डुअल को 66 दे दो नंबर, या इसको 99 भी दे सकते हो मूवेबल को, 99 33 66। ठीक है, ओके। मैं तो 100 लेके चलती क्योंकि उसमें से आसानी से वो कैलकुलेशन। तो अब अगर ये दोनों सेम है तो 100 ईयर्स, दोनों 33 मतलब फिक्स आ रहा है तो अल्पायु, और ये 66 हमारा हम्म, मध्यम आयु खंड। अब अगर बताओ जब जब मैम। इनमें से एक फिक्स्ड है, फिक्स का नंबर क्या था 33,
और डुअल जी। का क्या था 66। ठीक है, और ये दोनों इसका मतलब 33 66 ऐड हो जाएंगे तो 99 और नाइव खंड आ गया। वाओ। अब अगर मूवेबल का 100 था और इसका डुअल का 66 था, और ये याद रखना कि ये जब जब 100 और डुअल है, ये मतलब मूवेबल और डुअल है, तो ये माइनस होंगे यहाँ पे। तो 100 माइनस ये करेंगे 66, तो ये 33 बचेगा हमारा अल्पायु खंड। अब 100 माइनस 66, सॉरी माइनस 33, फिक्स का हमारा 33 नंबर था ना, तो 100 माइनस 33, तो ये 66 बचेगा। 66। बेसिकली मूवेबल अगर किसी और के साथ आ गया तो उसको माइनस करना है, हाँ। मूवेबल एंड डुअल, मूवेबल एंड फिक्स। हम्म। ठीक है, तो ये मोटा मोटा एक याद रखने के लिए प्रिंसिपल बताया मैंने, वैसे ये रूल तो यही है। और इसके हिसाब से ये छह ये पता होने चाहिए, इसके बाद आपको ये दोनों तीनों पैरामीटर में लगा